हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिड्रेसल एजेंसीज़ को, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर को एक प्लेटफॉर्म मिला है, 3 टायर सिस्टम मिला है, जहां पर वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर किसी सेलर या मैन्युफैक्चरर ने उसके साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलत प्रोडक्ट सेल आउट किया है या सर्विस प्रोवाइड की है, तो वैसे कंज्यूमर जो विक्टिम हैं, जो अग्रीव्ड हैं, उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सकता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डिस्ट्रिक्ट कमीशन। 3 टायर सिस्टम में सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, देन आता है स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन को डिस्कस किया, जिसमें देखा कि कंज्यूमर जो है वो सबसे पहले डायरेक्ट अपील कहाँ कर सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जब वो अपील करेगा तो कमीशन क्या करेगा, रेफर्स करेगा अपोजिट पार्टी को, यानी जो सेलर और मैन्युफैक्चरर होगा। फिर जिस गुड्स के रिगार्डिंग वो कंप्लेन हुआ है, उस गुड्स को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, और टेस्टिंग के बाद जो रिपोर्ट आएगा, उसी रिपोर्ट के बेसिस पर जजमेंट पास किया जाएगा या डिसीज़न लिया जाएगा। अगर वो डिसीज़न कंज्यूमर के फेवर में आता है तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है सेलर को या मैन्युफैक्चरर को कि आपको कंपनसेशन अमाउंट पे करना है या गुड्स को रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसमें 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो नेक्स्ट स्टेप लेगा और वो जाएगा किसके पास, स्टेट कमीशन के पास जाएगा। यहाँ भी वो डायरेक्ट अपील कर सकता है। डायरेक्ट जब वो अपील करेगा तो कोर्ट बेस बना करके जजमेंट नहीं देगा जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने दिया है। यहाँ भी कोर्ट क्या करेगा, गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजेगा लेबोरेटरी में, वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा उसी रिपोर्ट के बेसिस पर वो डिसीज़न देगा। यहाँ भी अगर विक्टिम जो है वो हमारा कंज्यूमर हुआ या कंज्यूमर के फेवर में कोई डिसीज़न आता है, तो कोर्ट ये ऑर्डर देता है सेलर को या मैन्युफैक्चरर को कि आपको अमाउंट पे करना है। यहाँ पे जो अमाउंट है या कंपनसेशन अमाउंट जिसे हम बोलते हैं, ये नॉट लेस देन 20 लाख और नॉट मोर देन 1 करोड़ होना चाहिए। फिर यहाँ भी अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता है जजमेंट से या डिसीज़न से, तो वो नेक्स्ट स्टेप जाएगा नेशनल कमीशन के पास। यहाँ भी वो डायरेक्ट अपील कर सकता है, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल कमीशन, इट इज़ सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा सेटअप किया जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही सेटअप किया जाता है। द प्रोविज़न ऑफ एक्ट एज, अब इसमें कुछ प्रोविजंस है या कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर। देखो यहाँ जो नेशनल कमीशन है, यहाँ पर जो मेंबर है वो इंक्रीज़ कर गया है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन पढ़ा है, हम लोगों ने स्टेट कमीशन पढ़ा है, जहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो 2 मेंबर्स होने चाहिए, जो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज स्टेट कमीशन में पढ़ा है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन की, तो यहाँ भी कौन है, एक प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ 4 लोग और हैं, 4 मेंबर और हैं, 4 मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। ये याद रखना है कि कितने मेंबर्स होंगे। क्वेश्चंस भी आते हैं इसी बेसिस पर कि नेशनल कमीशन में कितने मेंबर होंगे प्रेसिडेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर एक प्रेसिडेंट है तो कितने मेंबर होंगे, और स्टेट कमीशन में अगर एक प्रेसिडेंट है तो कितने मेंबर होंगे। All complaints are pertaining to goods and services of value more than 1 करोड़। यहाँ पर जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर गया, कितना हो गया है, मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हम लोगों ने देखा था नॉट मोर देन 20 लाख। जब स्टेट कमीशन के पास गए तो नॉट लेस देन 20 लाख एंड नॉट मोर देन
1 करोड़। और जब नेशनल कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो मोर देन 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा कैन बी फाइल्ड विथ नेशनल कमीशन। ओके, ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द नेशनल कमीशन कैन ऑल्सो रेफर इस टू अपोजिट पार्टी। देखो यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो नेशनल कमीशन के पास कंप्लेन जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, तो वो ऐसे ही जजमेंट नहीं दे रहा है बिना कंसल्ट किए सेलर के, या जो अगेंस्ट पार्टी है दैट इज सेलर या मैन्युफैक्चरर फॉर सेंड गुड्स फॉर टेस्टिंग। और यहाँ भी वो क्या करेगा, गुड्स को सेंड करेगा टेस्टिंग के लिए। ये हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में भी देखा था कि वो गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजता है, लेकिन उससे पहले वो किसको कंसल्ट करता है, जो अपोजिट पार्टी होता है दैट इज सेलर या मैन्युफैक्चरर। उसके बाद जो गुड्स होता है जिसको कंज्यूमर बोलता है कि ये अंडर वेट है या डिफेक्टिव है या डैमेज है या डेंजरस प्रोडक्ट में काउंट होता है, जिसके द्वारा उसे हार्म हुआ है, ये कंप्लेन कंज्यूमर के द्वारा किया गया है। लेकिन ये कितना सही है या गलत है वो कब पता चलेगा, जब उसका रिपोर्ट आएगा। तो गुड्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा लेबोरेटरी में, जब वहाँ से रिपोर्ट आएगा देन नेशनल कमीशन ऑर्डर देगा। द नेशनल कमीशन हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डर। नेशनल कमीशन के पास ये अधिकार है, ये ऑथोरिटी है, ये पावर है कि वो ऑर्डर देगा टू रिप्लेस, मेंटेन, रिमूवल एंड पे द कंपनसेशन फॉर लॉस। जो हमारे कंज्यूमर का लॉस हुआ है तो वो लॉस को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, एक अमाउंट पे करेगा। अमाउंट पे करने के बाद कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई अगर होता है तो ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज रिलीफ्स एंड रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को कौन कौन से रिलीफ्स मिले हैं या रेमेडीज यानी उपचार मिले हैं अंडर CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पॉइंट नंबर 1, रिमूव डिफेक्ट इन गुड्स एंड डिफिशियंसी इन सर्विसेज। जो प्रोडक्ट अगर वो लेता है, अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाता है, डिफेक्ट निकल जाता है, तो वो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। इन गुड्स एंड डिफिशियंसी यानी जो सर्विस वो ले रहा है या सर्विस जो उसने यूज़ किया है उसमें डिफिशियंसी है। पॉइंट नंबर 2, रिप्लेस डिफेक्टिव गुड्स विथ 1 और विथ नो डिफेक्ट। जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसने परचेस किया है वो उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। किसके साथ, उस प्रोडक्ट के साथ जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, कोई भी खामियां नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, रिफंड प्राइस पेड। जो प्राइस उसने पेड किया है, जितना अमाउंट उसने पेड किया है, वो अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कंज्यूमर को रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। कंज्यूमर का ये अधिकार है कि जितना उसका लॉस हुआ है एटलीस्ट उतना कंपनसेशन अमाउंट उसको पे कर दिया जाए फॉर एनी लॉस एंड इंजरी सफर्ड। जो कंज्यूमर सफ़र किया है, जितना उसको लॉस हुआ है, जितना का इंजरी हुआ है, उतना उसको कंपनसेशन अमाउंट मिल जाना चाहिए। ये क्यों मिल जाना चाहिए, इससे कंज्यूमर को कोई फ़ायदा फ्यूचर में नहीं होगा। यानी जो कंज्यूमर का लॉस हुआ तो हो गया, लेकिन एक कंपनसेशन अमाउंट मिल गया। यहाँ पर कंज्यूमर को सीख भी मिल गया है कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट ले तो थोड़ा सा वो अवेयर हो जाए। साथ में क्या होगा कि कंज्यूमर को जितना लॉस हुआ है वो उसको रिकवर कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि कंज्यूमर ने जानबूझ करके डिफेक्टिव प्रोडक्ट परचेस किया और फिर क्लेम किया है। कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, उसको अपने आप को असर्ट करना चाहिए कि जो वो डीलिंग कर रहा है वो फेयर डील होना चाहिए। अगर वो फेयर डीलिंग को नहीं देखता है, प्रोडक्ट को अच्छे से वेरीफाई नहीं करता है, प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को वेरीफाई नहीं करता है, प्रोडक्ट के वेट को वेरीफाई नहीं करता है, जितने और कॉम्पिटिटर्स के द्वारा प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो उसके प्राइस को गो थ्रू नहीं करता है और फिर वो कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट लेता है तो गलती उसका है। लेकिन अगर उसके साथ सेलर ने गलत किया है या मैन्युफैक्चरर ने जानबूझकर उसको मिसलीड किया है तो उसको कंपनसेशन अमाउंट मिलना चाहिए।
पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, यानी जो दंड का अमाउंट है वो उसे पे करना पड़ेगा। किसे पे करना पड़ेगा? सेलर को पे करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, सेलर को उन सारे प्रैक्टिसेस को छोड़ देना चाहिए जो गवर्नमेंट ने अनफेयर बताया है या जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है। ओके, और कंज्यूमर को भी यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए और वो जान पाए कि गवर्नमेंट ने किस को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में काउंट किया है। कंज्यूमर अगर अवेयर नहीं होगा या जागरूक नहीं होगा तो क्या वो जान पाएगा कि व्हाट इज़ राइट या व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ बैड फॉर मी। ये उसे तब पता चलेगा जब वो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रयास करेगा, जब वो उन लोगों से इंटरेक्ट करेगा जिनके द्वारा उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, क्या किया जाना है, जो उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताएंगे। मैंने बहुत सारे कंज्यूमर राइट्स भी आगे बताने हैं, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंज्यूमर राइट्स मैंने आपको बता दिया है। तो कंज्यूमर राइट्स अगर गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाए हैं तो कंज्यूमर कैसे उनको यूज़ कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने राइट्स भी अवेलेबल किए हैं एज वेल एज रेमिडीज़ भी अवेलेबल किए, यानी जो उपचार है उसे कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सकता है। गवर्नमेंट ने रिड्रेसल एजेंसीज भी बनाए हैं जहां पे कंज्यूमर डायरेक्ट अपील कर सकता है और अपने आप को न्याय दिला सकता है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में उन सारे प्रैक्टिसेस होंगे जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया है या जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है। ओके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो ये सारे क्या होंगे, जैसे ब्लैक मार्केटिंग होगा, अडल्ट्रेशन होगा, तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया है। इसके बावजूद अगर कोई सेलर ब्लैक मार्केटिंग करता है और कंज्यूमर को धोखा देता है तो कंज्यूमर को यहाँ पे थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि जो डीलिंग वो कर रहा है क्या वो सही है या नहीं है। अगर उसके साथ अडल्ट्रेशन यानी जो मिलावट वाली प्रोडक्ट को उसने यूज़ कर लिया है तो फिर वो डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट, नॉट टू ऑफर हजार्डियस गुड्स फॉर सेल। ये जो सेलर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति को हार्म हो, किसी भी व्यक्ति को डैमेज हो, यानी किसी भी व्यक्ति को उससे इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट, इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एड्स। आज हम देखते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है और जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो केवल यही सोचते हैं कि हमें कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। तो वो क्या करते हैं, इन्फीरियर प्रोडक्ट को सुपीरियर प्रोडक्ट में चेंज नहीं करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, यानी जो कंज्यूमर को वो क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। तो वैसे मिसलीड एडवर्टीजमेंट से कंज्यूमर को बचाना है, उतना ही प्रोडक्ट के बारे में हमें कंज्यूमर को बताना है। सेलर्स जो हैं वो उतना ही बताएंगे जितना वो प्रोडक्ट कंटेन कर रहा है या जितना वो प्रोडक्ट का क्वालिटी है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 9, पे एन अमाउंट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड नॉट लेस देन 5%। 5% से कम नहीं होना चाहिए to be utilized in the prescribed manner। ओके, कंज्यूमर वेलफेयर अगर हम पैसा पे नहीं करते हैं या अमाउंट पे नहीं करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के अपोज जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट के पॉलिसी का हम क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, यानी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। कौन करेगा, वो सेलर करेगा। सीज मैन्युफैक्चरिंग हजार्डियस गुड्स। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं और जिससे कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है उन सारे प्रोडक्ट को क्या कर लेना है, सीज कर लेना है। कहाँ से कर लेना है, मार्केट से करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग हाउस में अगर वैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वहाँ जा कर के उस प्रोडक्ट को सीज कर लेना है, और अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और कंज्यूमर को उससे नुकसान हो रहा है तो फिर वैसे प्रोडक्ट को जा कर के सीज कर लेना है। विड्रॉ हजार्डियस गुड्स फ्रॉम द सेल। अगर वो सेल
के शेल्फ में है, यानी वो मार्केट रीच कर गया है और वो कंज्यूमर के मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ से कंज्यूमर डायरेक्टली उसे परचेस कर सकता है, तो वैसे प्रोडक्ट को जाकर के वहाँ से विड्रॉ कर लेना। एक ये कि मैन्युफैक्चरिंग हाउस से हम उस प्रोडक्ट को सीज कर ले। दूसरा ये कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हाउस में रीच कर गया है तो हम कैसे वहाँ से उसको निकाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हाउस और मार्केट से। पे एडुकेट कॉस्ट टू पार्टीज, जितना लॉस हुआ है उतना कम से कम उसे अमाउंट पे करना चाहिए। नाउ वी हैव रोल ऑफ एनजीओज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है और एनजीओज हैं, तो उसका क्या रोल है? कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, कंज्यूमर को अवेयर करवाना है, जागरूक करवाना है, या कंज्यूमर को जागरूक होना पड़ेगा अबाउट देयर राइट्स, उनके जो राइट्स गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाए हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, उनको राइट्स क्या मिला है एज वेल एज उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। राइट्स तो हम लोगों ने 6 राइट्स पढ़ लिया है कि कंज्यूमर को राइट है कि राइट टू बी हर्ड है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, और उसके बारे में सुना जाए जब उसके साथ कुछ गलत हुआ है। कंज्यूमर को ये अधिकार है कि उस तक सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। तो 6 राइट्स है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए। राइट्स के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे उसे पूरा करना है। अगर वो गवर्नमेंट उसको लेकर के एक्टिव है तो कंज्यूमर को भी अपने प्रति थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, उसे भी वो काम करना पड़ेगा जिससे वो गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड कर सके। ओके, हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिससे क्या होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, अगर उसको मैन्युफैक्चर फिर भी फॉलो कर रहा है और कंज्यूमर जानता है तो उसके अगेंस्ट में वो अपने वॉइस रेज करे। ओके, तो कंज्यूमर के ऑब्जेक्टिव को तभी हम अचीव कर पाएंगे जब कंज्यूमर के पास उसके राइट्स एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उसके पास नॉलेज होगा। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द कंज्यूमर गेट टुगेदर एंड फॉर्म एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो एक चीज़ ये है कि कंज्यूमर अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्म होगा तो लार्ज नंबर ऑफ एरिया में जितने भी कंज्यूमर्स रह रहे हैं उन सारे कंज्यूमर को हम क्या कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे, एडुकेट कर पाएंगे, यानी पढ़ा लिखा पाएंगे। कैसे करा पाएंगे? क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल जब एक जगह विजिट करेगा, फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं, 5 लोग मिलकर के एक गाँव में विजिट कर रहे हैं, एक विलेज में विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितने कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं वो उनको क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द सर्विसेज, रिगार्डिंग देयर राइट्स और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। गवर्नमेंट ने क्या क्या कौन कौन से रिड्रेसल एजेंसीज बनाए हैं, कंज्यूमर कैसे वहाँ पर अपील कर सकता है, कंज्यूमर को कौन सा और कितना कंपनसेशन अमाउंट मिल सकता है। तो ये सारा कुछ जाकर के कंज्यूमर को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। और केवल उद्देश्य क्या है कि उनके इंटरेस्ट के बारे में हम सोच रहे हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है कि कंज्यूमर के साथ अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने या किसी सेलर ने गलत किया है तो उसको कंपनसेशन अमाउंट मिल जाए। नाउ वी हैव द रोल ऑफ एनजीओज एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज। अब कुछ रोल्स है, देन वी विल लेट्स सी। एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को क्या करना है, एजुकेट करना है। तो कैसे कर पाएंगे, मास को अगर एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो एक ग्रुप ऑफ पीपल तो बनाना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन तो बनाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, जनरल पब्लिक को एजुकेट कर पाएंगे अबाउट कंज्यूमर राइट्स। अब हम बात करते हैं कि जनरल पब्लिक को एडुकेट क्यों करना है, एडुकेटिंग द जनरल पब्लिक क्यों बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में बताना है बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग। अब कंज्यूमर को अगर उसके राइट्स के बारे में बताना है तो कुछ सेमिनार हम कर सकते हैं, कुछ हम
ट्रेनिंग कर सकते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्रोग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके तहत क्या होगा कि जो हमारा कंज्यूमर है वो सीख पाएगा। अगर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ट्रेनिंग में हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड पर्सन होगा जिसके पास नॉलेज होगा, स्किल होगा, इंफॉर्मेशन होगा, जो नंबर ऑफ पीपल को सिखा पाएगा। ट्रेनिंग में एक व्यक्ति जो होता है ट्रेंड होता है और वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ट्रेनिंग देता है, ट्रेन करता है अबाउट सम टॉपिक, अबाउट समथिंग जो उसका टॉपिक होता है। तो सेमिनार में क्या करेंगे हम, वहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे। नेक्स्ट भी है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस। ओके, कंज्यूमर को हम क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे और हम ये बताएंगे कि गवर्नमेंट ने आपको कौन कौन से लीगल फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है या आप कहाँ पे जाकर के लीगल एडवाइस प्राप्त कर सकते हो। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में डायरेक्ट अपील करना चाहते हो तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन तक आप कैसे रीच कर पाओगे, वहाँ पर आपको कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव इज पब्लिशिंग पीरियोडिकल एंड अदर पब्लिकेशन टू एजुकेट कंज्यूमर। कंज्यूमर को अगर हम एक पब्लिकेशन के थ्रू या पीरियोडिकल में या पब्लिश करते हैं कोई मैगजीन, जहाँ पर उद्देश्य क्या होगा कि हम लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को एडुकेट कर पाएँ। अब कंज्यूमर पढ़े लिखे भी हैं और कंज्यूमर इलिटरेट भी हैं। अगर हम कंज्यूमर को ट्रेनिंग के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर हम उसे मैगजीन के थ्रू या कुछ पब्लिश कर दें, हम पब्लिकेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग फिल्म्स ऑन फूड अडल्ट्रेशन, मिसयूज ऑफ ड्रग्स एट्सेट्रा। अब हर कंज्यूमर जो है वो पढ़ा लिखा तो नहीं होगा, लेकिन वो एक चीज़ कर सकता है, वो मूवी देख सकता है, वो फिल्म देख सकता है। अब अगर हम केवल पब्लिश कर दें मैगज़ीन को या न्यूज़पेपर में या कुछ पैम्पलेट्स में हम पब्लिश करके कंज्यूमर को एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कुछ ही कंज्यूमर तक रीच कर पाएगा। वो कंज्यूमर जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो कैसे पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है मूवी का। अगर हम मूवी बनाते हैं खाने पर और वो खाने में क्या हो गया, मिलावट आ गया है, जो सेलर है वो वैसे प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर रहा है जिस प्रोडक्ट में मिलावट है, जिस प्रोडक्ट में उसने कुछ ना कुछ मिलाया है। अगर वो कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेगा तो हो सकता है कि उसकी लाइफ को हार्म हो जाए, नुकसान हो जाए। और ड्रग्स से रिलेटेड भी हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर को एजुकेशन दिला सकते हैं या उसे जागरूक कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर क्या करता है, मूवी देखता है और उसको समझ में आता है कि अच्छा ये सेलर जो है इस तरीके से मिलावट कर सकता है, क्योंकि जहाँ पर कंपटीशन बढ़ता है, जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो है जिसे हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं या सेलर बोलते हैं, वो केवल और केवल प्रॉफिट अर्न करने में रहते हैं और उनका इंटेंशन रहता है कि हमें कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या ज़्यादा करना है, तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अडल्ट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, मिलावट करना स्टार्ट करते हैं। तो मिलावट करने से क्या होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को की क्वालिटी को कम कर देते हैं, लेकिन कंज्यूमर जो है वो एजुकेटेड तो है नहीं, कंज्यूमर पढ़ा लिखा तो है नहीं, कंज्यूमर को पता नहीं है कि इसका कितना क्वालिटी होना चाहिए। वो केवल ये देख रहा है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मगर मूवी के तहत अगर हम इसे बताएंगे तो कंज्यूमर अवेयर होगा। साथ में अगर ये भी बताते हैं कि जो हमारा यंगस्टर है जितने अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो ड्रग्स उनके लिए कैसे हार्मफुल है। ओके, सेलर की केवल अपने प्रॉफिट के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन जिसका खामियाजा है, जो लॉस है, डैमेजेस है या जो इससे इंजरी होगी वो कौन बेयर करेगा, वो केवल और केवल कंज्यूमर बेयर करेगा। अगर कंज्यूमर पढ़ा लिखा होगा तो वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले या किसी भी सर्विस को यूज़ करने से पहले वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, फाइलिंग कंप्लेन इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ
कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के कंप्लेन फाइल करना किसके बिहाफ में? कंज्यूमर के बिहाफ में। यहाँ पर एक दो बार पॉइंट में ये आया है ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। ये क्यों बोला गया है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी कंज्यूमर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ज़रूरी ये नहीं कि सारे के सारे जो कंज्यूमर हैं वो पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों। वो कंज्यूमर जो इलिटरेट हैं उनके बिहाफ में वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वो केस फाइल करता है। मेन कारण ये है कि उसने प्रॉफिट नहीं कमाना है। यहाँ पर जिसका इंटरेस्ट का हरण हुआ है, लॉस हुआ है, वो केवल उसको कंपनसेशन अमाउंट प्रोवाइड करवाना चाहता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, इनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। रोल में ये बोलता है या और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल है या एनजीओज़ का ये रोल है कि वो कंज्यूमर को मोटिवेट करे, इनकरेज करे, ताकि वो क्या कर पाए? अगेंस्ट जा पाए। किसके अगेंस्ट जा पाए? उन एक्टिविटीज़ को जिसको हम अनफेयर बोलते हैं, या वैसी चीज़ों को जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया है। अब गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया बता करके कि ये कंज्यूमर के लिए बेनिफिट्स है और ये कंज्यूमर के लिए लॉस है। अब अगर सेलर लॉस वाले काम को करता है कंज्यूमर के लिए, तो यहाँ पर कंज्यूमर को जानना पड़ेगा कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है हम उसके लिए कैसे स्टैंड ले सकते हैं। तो एनजीओ क्या करता है या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? लोगों को इनकरेज करता है, और इनकरेज करेगा तो लोग क्या कर पाएंगे या क्या कंज्यूमर क्या कर पाएगा? एक्शन ले पाएगा। अगर वो एक्शन लेने में असमर्थ है तो वहाँ पर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आएगा और उसके बिहाफ में वो केस फाइल कर देगा। लेकिन अगर हम हर कंज्यूमर के बिहाफ में ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन अगर हर कंज्यूमर के बिहाफ में केस फाइल करने लगे, तो अगर हम केवल इंडिया की बात करते हैं तो जितना पॉपुलेशन है, अगर 50% के साथ भी कंप्लेन आता है या कंज्यूमर के इंटरेस्ट का हनन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कितने लोगों को देखेगा? कोई ना कोई लोग तो छूट जाएंगे। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? कंज्यूमर को एजुकेट करता है, इतना कैपेबल बना देता है कि कंज्यूमर खुद से वो डिसीज़न लेने में सक्षम हो जाता है, और वो ये देखता है कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं एज वेल एज अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर खुद के लिए स्टैंड लेने में असमर्थ है तो वो सोसाइटी के बारे में कैसे बातें करेगा? वो सोसाइटी के बारे में कैसे अच्छा सोचेगा? उसी प्रकार अगर कोई भी कंज्यूमर अपने लिए एक्शन लेगा या अपने लिए स्टैंड लेगा, तभी वो एक सोसाइटी को एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड कर पाएगा, एक अच्छा माहौल दे पाएगा, जिसमें हम ये देख पाएंगे कंज्यूमर सभी के बारे में सोचने में अब कैपेबल है। नेक्स्ट वी हैव इज लिस्ट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ लिस्ट हैं जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनजीओ भी बोलते हैं, वर्किंग टू डिफेंड एंड प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट, जिनका मेन और उद्देश्य क्या है कि कैसे हम कंज्यूमर को न्याय दिला सकते हैं उनको, या उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। केवल और केवल इंटरेस्ट कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में यहाँ पर सोचा जाता है। कंज्यूमर को न्याय कैसे दिलाया जाए, कंज्यूमर को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, कंज्यूमर को किस किस माध्यम से हम अवेयर करवा सकते हैं, जागरूक करवा सकते हैं। लेट्स सी द कंज्यूमर और कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कंज्यूमर कॉज दिल्ली, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, जिसे हम वॉइस भी बोलते हैं, कहाँ है? दिल्ली में है। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसे हम सीपीसी बोलेंगे, अहमदाबाद में है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कहाँ है? मुंबई में है। और नेक्स्ट मुंबई ग्राहक पंचायत, जो मुंबई में है। कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, एंड कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, जो हमारा
जयपुर में है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है या एनजीओ का काम क्या है कि कैसे हम कंज्यूमर को न्याय दिला पाए, कैसे हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, कैसे हम उसके लिए चीज़ों को सही कर पाए। ओके, अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1986 था और जो हमारा 2019 है। ओके, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर हम लोगों ने पढ़ा पावर बूस्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब हम बात करने वाले हैं कि दोनों में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या है। ओके, पॉइंट वाइज वी विल सी अबाउट 1986 CPA and 2019. Let's compare the Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection Act 2019. Point number 1, jurisdiction. Okay, डिस्ट्रिक्ट फॉरम अप टू 20 lakhs। हम लोगों ने देखा कि 1986 में जो अमाउंट था वो 20 lakhs का था और स्टेट कमीशन ने जो अमाउंट रखा था वो 20 lakhs to 1 करोड़, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए था 20 lakhs और मैक्सिमम इसने रखा था 1 करोड़ एंड नेशनल कमीशन अबव 1 करोड़। अगर हम बात करते हैं 2019 की, जिसे हम पावर बूस्टर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू 1 करोड़, स्टेट कमीशन 1 करोड़ टू 10 करोड़, 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक, और नेशनल कमीशन अबव 10 करोड़ यानी 10 करोड़ से ज़्यादा। नाउ वी हैव अपील अगर हम लोग करते थे इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, वहाँ के जजमेंट से अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता था तो विद इन 30 डेज वो किसके पास अपील कर सकता था, स्टेट कमीशन। अगर वहाँ के जजमेंट से भी वो सेटिस्फाई नहीं होता था तो विद इन 30 डेज वो फिर कहाँ जा सकता था, नेशनल कमीशन के पास। तो ये हमारा पहले था 30 डेज, जिसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है 45 डेज। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ई कॉमर्स। पहले नहीं था, अर्लियर नथिंग वाज मेंशन अबाउट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में पहले कुछ भी मेंशन नहीं था। कौन से एक्ट में, 1986 में। बट इफ आई टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, नाउ ऑल द प्रोविजन एप्लीकेबल ऑन डायरेक्ट सेलर आर एप्लीकेबल ऑन ई कॉमर्स। जब हम डायरेक्ट किसी कॉन्टैक्ट में आकर के सेलर से डीलिंग करते हैं, ओके, जो हमारा पहले था वो आज भी लागू होता है और ई कॉमर्स पे भी वही एप्लीकेबल होता है। तो ई कॉमर्स जो कर रहे हैं वो इससे छूटे हुए नहीं है, वो भी इसके अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ऑथोरिटी। इन प्रीवियस एक्ट देयर वाज 3 authorities, district, state and national commission. Now these authorities are called district commission, state commission, national commission and dispute redressal commission. तो ये कुछ कंपैरिजन थे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड पावर बूस्टर 2019 का है। ओके, थैंक यू।